नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण पेडागोजी आप देखते हैं कि यदि शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है तो उसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट में 15 नंबर का आपका शिक्षा शास्त्र होता है, यानी कि पेडागोजी होती है। उसमें से यदि देखा जाए तो 15 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75। 75 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है, जो कि यहीं से फंसेगी, यहीं से ही हर एक प्रकार के जो क्वेश्चन बनेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्या इंपॉर्टेंट ऐसे शब्द याद रखना है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप कैसे आप देखेंगे कि 15 जो 75 नंबर का जो है उसको कैसे आप अधिक से अधिक लेके आ सकते हैं इसमें। तो जो 15 नंबर जो 75 नंबर की टोटल पेडागोजी होगी आपकी सभी सब्जेक्ट में, वो इस पेडागोजी से आपकी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगी। इसके बाद यदि देखेंगे तो संस्कृत में थोड़ा सा लैंग्वेज अलग आती है, तो उसके लिए आपको एक अलग वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा संपूर्ण विषय, जो आपको गणित होता है, जो पर्यावरण होता है, बाल विकास होता है, इन सभी विषय में जो पेडागोजी पूछी जाती है उन सभी का जो है निचोड़ आप कह सकते हैं कि उन सभी के लिए एक ऐसा वीडियो जिसके जरिए आपको यदि परीक्षा से पहले आपको देखना है तो ये 15-20 मिनट का वीडियो बहुत जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो भाषार्जन होता है, अधिगम होता है, कौशल कौन कौन से होते हैं, ग्रहणात्मक और जो आपके व्यक्तात्मक, साथ साथ में बहुभाषा क्या होता है, समाजीकरण क्या होता है, जेंडर के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ इसमें देखेंगे क्या, पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो के ऊपर कमेंट आया तो पोर्टफोलियो क्या होता है, और साथ ही साथ देखेंगे एस्केप फोल्डिंग क्या होता है, और इसमें जो मुख्य रूप से बच्चों के समाजीकरण क्या कैसे होता है, समावेशी शिक्षा क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है, शिक्षण साधन कौन कौन से, अक्षमताएं कौन कौन सी होती है, निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, और साथ ही साथ में देखेंगे इसके व्यक्तिगत भिन्नताएं, बुद्धि लब्धि से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट, साथ ही साथ में मूल्यांकन देखेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इतना सब कुछ देखने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो में अंत तक बने रहना। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ में उसका बेल आइकन उसको प्रेस कर लें, ताकि जैसे वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो चीज आपको यहाँ पर दिख रही है, एक भाषा अर्जन और एक है भाषा अधिगम। ठीक है, दो चीज आपको दिख रही। वैसे शब्द जो है सिमिलर से हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा अंतर होता है इसमें। ठीक है, मैं आपका जो डाउट जो है ना बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपका जो डाउट जो हिंदी और संस्कृत दोनों में पूछा जाएगा जी, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम हिंदी में पूछा जाएगा, संस्कृत में। और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इंग्लिश में नहीं बता रहा हूँ मैं हिंदी बता रहा हूँ, तो हिंदी और संस्कृत दोनों में चलेगा। मोस्टली सी टेट के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, एमपी टेट के, हर एक टेट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करें भाषा अर्जन की। भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अर्जन कैसे होता है? तो भाषा अर्जन अनुकरण के माध्यम से होता है, मातृभाषा के माध्यम से होता है, भाषाई पूंजी के माध्यम से होता है, स्वाभाविक रूप से होता है, समाज से होता है, विद्यालय जाने से पूर्व होता है। कहने का अर्थ है कि जो भाषा अर्जन होता है वो अनुकरण के माध्यम से होता है, यानी कि आपने देखा किसी व्यक्ति को कुछ करते हुए तो उसी के अनुसार देखते हैं। यदि एक बालक देखता है कि कोई साइकिल चला रहा है तो वो भी साइकिल चलाने की कोशिश करता है, यदि कोई बॉल से खेल रहा है तो उसको खेलते हुए वो भी बॉल से खेलना चाहता है। ठीक है, तो ये अनुकरण होता है, यानी कि सामने वाले व्यक्ति को देख करके जो भी क्रिया कर रहा है सामने वाला, वही करके जो सीखता है वो क्या होता है, अनुकरण होता है। मातृभाषा यानी कि घर परिवार में जो भी भाषा बोली जाती है उसके माध्यम से कुछ शब्द होते हैं, कुछ बातें होती हैं जो कि बालक सीख लेता है, तो वो क्या हो जाता है, मातृभाषा के माध्यम से होता है अर्जन। और साथ ही इसके बाद में भाषाई पूंजी, यानी कि बालक की जो भाषाई पूंजी है जो उसको मतलब में विरासत में मिली है। कैसे विरासत में कह सकते हैं कि बच्चा जब पेट में होता है, चौथे पांचवें महीने जब गर्भ में होता है, तब से जा करके है वो बातें सुनने लगता है। तो जो मतलब में उसकी भाषाई पूंजी पहले से जो उसको मिली है वो भाषाई पूंजी हो जाएगी, उसके आधार पर सीखता है। स्वाभाविक रूप से सीखता है, यानी इसको किसी प्रकार का प्रेशर नहीं दिया जाता है कि बालक तुम इसको जो सीखो, वो स्वाभाविक रूप से सीखता है। उसको किसी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं होती, किसी प्रकार के नियम नहीं होते हैं, कोई पाबंदी नहीं होती है, स्वाभाविक रूप से सीखता है, स्वतंत्र होकर के सीखता है। समाज से सीखता है, यानी कि समाज में जो भी व्यक्ति होते हैं, कोई ये नहीं बोलता कि तुम इससे सीखो या फिर इससे नहीं सीखो, उसको जिससे मर्जी हो उससे सीखता है। समाज में हर एक व्यक्ति से सीखता है, चाहे वो गलत हो या फिर अच्छा हो, अच्छा भी सीख सकता है, बुरा भी सीख सकता है। विद्यालय जाने से पूर्व सीखता है, यानी कि जो विद्यालय जाने से पूर्व सीखता है वो क्या होता है, अर्जन होता है। अर्जन क्लियर हुआ आपका? बिल्कुल, आई होप आपका जो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि भाषा अर्जन जो होता है अनुकरण के माध्यम से होता है, कोई नियम नहीं होते, कोई पाबंदी नहीं होती है, किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगाया जाता है, ना ही इसमें कोई शिक्षण की आवश्यकता होती है, अपने आप हो जाता है स्वाभाविक रूप से। और विद्यालय जाने से पूर्व होता है, इतने याद रखिए, विद्यालय जाने से
पूर्व होता है। अब इसके बाद में है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि भाषा अधिगम क्या होता है, भाषा अर्जन क्या होता है। तो भाषा अधिगम जो होता है प्रयासपूर्ण होता है। मतलब में भाषा अधिगम की बात करें तो इसको प्रयासपूर्ण यानी कि प्रयास करने के बाद सीखता है, बालक को सिखाया जाता है। मानक भाषा या फिर तृतीय भाषा के माध्यम से सीखता है, शिक्षक के द्वारा सीखता है, विद्यालय में सीखता है, पाठ्य पुस्तक से सीखता है और शिक्षण विधियों से सीखता है। यानी भाषा अधिगम जो है एक प्रकार से सीधे के सीधे शिक्षा कह सकते हैं, जो आपको किताबी ज्ञान के द्वारा सिखाई जाती है। एक मानक भाषा होती है, एक होती मातृभाषा। मानक भाषा जो कि आपको सीखनी पड़ती है, ग्रामर कैसे उसमें उपयोग होती है, कैसे उसमें संधि होते हैं, कैसे लकार होते हैं, किस प्रकार से आपको उसमें लय तुकबंदी और किस प्रकार से चिन्ह आपको उसमें उपयोग करने होते हैं, और भाषा में जो भी चीज़ें होती हैं, कुछ स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, कैसे उसका उच्चारण होता है, अपने से बड़ों को किस प्रकार से कौन सा शब्द बोला जाता है, ये सब क्या है मानक भाषा में। प्रयासपूर्ण मतलब में इसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, तो इतना क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। शिक्षक के द्वारा, शिक्षक भी तो स्कूल में सिखाते हैं, तो वो क्या होता है, अधिगम होता है। बोलते हैं ना अधिगम कैसा उसका, जो अधिगम उसको दिया गया है सीखने के लिए, तो वो शिक्षक के द्वारा सिखाया जाता है। विद्यालय में भी सिखाया, विद्यालय में सीखते हैं। जो भाषा अधिगम जो है विद्यालय में होता है। ठीक है, विद्यालय में होता है, पाठ्य पुस्तक में होता है, पाठ्य पुस्तक से भी होता है, शिक्षण विधियों से भी होता है, अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियों। जबकि भाषा अर्जन में शिक्षण विधियों की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है, भाषा अर्जन के लिए शिक्षण विधियों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन भाषा अधिगम में शिक्षण विधियों की आवश्यकता पड़ती है। किस तरीके से प्रभावी रूप से अधिगम को बनाया जाए, किस प्रकार से अधिगम को प्रभावी बनाया जाए, ये शिक्षक और शिक्षक की जो शिक्षण विधियां हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो यदि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि बालक का जो अधिगम है जो वो नहीं कर पाया, पूर्ण नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ, इसका मतलब शिक्षक की जो शिक्षण विधियां हैं वो, या फिर शिक्षण की जो शिक्षा कराने की जो उसकी प्रवृत्ति है वो फैल हुई है। तो इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट, भाषा जन्मजात होती है। कुछ मानते हैं कि जन्मजात होती है और कुछ मानते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया के कारण होती है। तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये परिभाषा दी है चॉम्स्की ने, बहुत ही ऐसी एक परिभाषा है जो कई बार पूछी जा चुकी है, चाहे सीटेट देखो, यूपी टेट, चाहे आप कोई से पंजाब टेट, रीट, हर एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जहाँ पर आपका शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है। तो इतना याद रखना है, चॉम्स्की जो है उन्होंने कहा है कि भाषा जन्मजात होती है। बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा भाषा सीखता है। बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया की मतलब भाषा अर्जन की जाती है, अर्जन के माध्यम से होती है। वो किसने कहा है, वाइगोत्स्की ने कहा है। अर्जन के माध्यम से होती है, कैसी, अर्जन के माध्यम से होती है, मतलब सीखता है बालक। और चॉम्स्की का मानना है कि जन्मजात मतलब पहले से ही बच्चे में ही भाषा क्या होती है, इनवेल होती है। जैसे मोबाइल देखते हैं ना, मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, उसमें बोलते हैं कि पहले से मेमोरी हो, इंटरनल मेमोरी है 32 GB है या फिर 64 GB है, तो पहले से इनबिल्ट है। यदि आपको और चाहिए मेमोरी तो आप उसको बढ़वा सकते हैं। तो चॉम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे में भाषा जन्मजात होती है, मतलब उसके जन्म से ही उसको मिलती है भाषा, उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। वाइगोत्स्की की जो भी परिभाषा होंगी आपको वहाँ पर या तो अंतःक्रिया मिलेगा या फिर अंतः संबंध मिलेगा या फिर सामाजिक वर्ड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो उनकी परिभाषाओं की खास बात है, तो ये आपको याद रखनी है। अब इसके बाद में देखते हैं अपन कौशल कौन कौन से होते हैं। कौशल कौन कौन से होते हैं, कौशल मुख्य रूप से जो 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से, भाषा कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। कोई सा भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, ये आपको वर्ड मिलेगा कि जो भाषा कौशल होते हैं वो एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। कभी भी आपको देखना कि केवल मतलब में सुनना जरूरी होता है, सुनना बोलने से संबंधित नहीं है, फिर पढ़ना लिखने से संबंधित नहीं है। सबके सब कौशल जो होते हैं एक दूसरे से अंतः संबंधित होती हैं। सबसे पहले इसका जो क्रम आपको याद रखना, सबसे पहले सुनना होता है, फिर बोलना होता है, फिर पढ़ना होता है, फिर लिखना होता है। ये क्रम पूछा जाता है। तो भाषा कौशल जो होते हैं 4 होते हैं। सबसे पहले बालक सुनना सीखता है, उसके बाद बोलना सीखता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है और उसके बाद में लिखना सीखता है। ठीक है, तो ये 4 कौशल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये 4 कौशल जो कि आपको क्रम बहुत जरूरी है याद रखना। यदि एक बालक है वो सुन नहीं पाता तो उसका मतलब है कि उसके जो बाकी के कौशल में उसमें भी उसको दिक्कत होगी। यदि एक बालक सुन नहीं पाएगा तो बोलेगा कैसे, बोल सकता है लेकिन जब उस सुनेगा नहीं शब्द तो क्या बोलेगा, उसको जो समाज में बोला जाता है वही तो वो सुनता है, उसी के आधार पर तो बोलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो कौशल जो होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जब तक वो पढ़ना नहीं सीखेगा तो लिखना कैसे सीखे। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने बोला चॉम्स्की, ठीक है, चॉम्स्की जब तक आपने आंखों से नहीं देखा है कि कैसा लिखा जाता है,
तो आप कैसे समझेंगे? अब अभी तो आपको पता है कि चौमस्की इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन जब तक आपने ये शब्द लिखा हुआ नहीं देखा है तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि चौमस्की कैसे लिखा जाता है? तो इसलिए जरूरी हो जाता है क्या कि ये चारों के चारों जो कौशल होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप अधिग्रहण। क्या है? अधिग्रहण कौशल। कौशल जो है इसके और भी क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से पूछे जाते हैं। कैसे पूछा जाता है? जो दो ऊपर के दो कौशल हैं, एक तो होते हैं अभिग्रहात्मक कौशल या फिर ग्रहणात्मक कौशल, जिनको ग्रहण करते हैं। जैसे कि अभी आप यदि सुन रहे हैं तो वो क्या है? ग्रहणात्मक कौशल है। यदि आप देख रहे हैं और इसको पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? आपके सुनना और पढ़ना, ये दो कौशल जो होते हैं ये ग्रहणात्मक या फिर अभिग्रहणात्मक कौशल कहा जाता है इनको। ठीक है, और एक होता है संप्रेषणात्मक कौशल या फिर अभिव्यक्तात्मक या फिर उत्पादक कौशल भी कहा जाता है। अभिव्यक्तात्मक मतलब में अपनी बात को व्यक्त करना दूसरों के सामने, संप्रेषण मतलब है बातचीत करना, उत्पादक मतलब में कुछ भी जो भी आपने सीखा है उसको दूसरे तक पहुंचाना। तो उत्पादक कौशल उसमें आते हैं बोलना और लिखना। ये दो कौशल जो हैं ये आपके बोलना और लिखना जो है इनको संप्रेषण भी कहा जाता है, अभिव्यक्तात्मक भी कहा जाता है और उत्पादक भी कहा जाता है। और सुनना और पढ़ना, जैसे कि यदि आप अभी सुन रहे हैं तो वो आपका क्या है? ग्रहणात्मक, आप ग्रहण कर रहे हैं। पढ़ना, यदि आप पढ़ रहे हैं तो भी आप क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं क्या है? संप्रेषण कर रहा हूँ, मैं अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, मतलब अभिव्यक्त कर रहा हूँ, उत्पादक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यदि मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पर, यदि मैं लिख भी रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? अभिव्यक्त कर रहा हूँ। लिख के अभिव्यक्त करूँ या फिर बोल के अभिव्यक्त, दो तरीके होते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा तरीका है उत्पादक कौशल, उत्पादक कैसे हो सकता है, या फिर अपनी बात व्यक्त करने के लिए कौन सा कौशल उपयोग करेंगे? तो बोलना और लिखना जो है इन तीनों के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है पठन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अर्थ को समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ज़्यादातर कहानी और कविता के क्वेश्चन मिले हुए रहते हैं, उसमें कहानी का बोलेगा, कविता के बोलेगा आपको से कि पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, सबसे महत्वपूर्ण सबसे अच्छा पॉइंट क्या है उसकी दृष्टि से, सकारात्मक क्या है उसमें। तो पॉजिटिव वर्ड के रूप में अर्थ को समझना, अर्थ को समझना भी हो सकता है, अर्थ को बोध करना भी हो सकता है। दो ही चीज़ आपसे पूछा जाएगा, जहाँ पर भी आपको क्या मिले, अर्थ को समझना या फिर अर्थ को बोध करना, तो वो ये समझ लेना कि उसकी दृष्टि से बहुत ही उसकी महत्वपूर्ण दृष्टि से पॉजिटिव टैग वर्ड कर सकते हैं, आप उसको पॉजिटिव वर्ड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव उसको समझ सकते हैं, अर्थ को समझना। ठीक है, बहुत ही जरूरी है। पठन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अर्थ को समझना, ना कि आपको याद करना नहीं है, अर्थ को समझना जरूरी है। रट्टा नहीं मारना है आपको, ना ही आपको याद करना, ना ही आपको उसमें प्रवीणता भी नहीं लाना है। एक जो टैग वर्ड जो है, आपके जो इंपॉर्टेंट टैग वर्ड है, उसकी वीडियो में आपको एक अलग से बना दूंगा, जो कि हर एक विषय में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इसमें अब नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया, जो कि पहले इनकी परिभाषा भी आपने देखी है कि वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, तो अधिगम जो है वो एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब यदि आपसे पूछा जाए कि किसके अनुसार है जो कि सामाजिक अधिगम कैसी सामाजिक क्रिया है, तो किसके अनुसार है? वाइगोत्स्की के अनुसार है। आगे है भाषा विकास की सबसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील अवस्था शैशवावस्था होती है। भाषा विकास की भी कह सकते हैं आप, शारीरिक विकास की भी कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास भी इसी में होता है, बहुत ही स्पीड में होता है। तो कौन सी अवस्था होती है? भाषा विकास की सबसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील। यहाँ पर ये वर्ड आपको याद रखना, संवेदनशील से मतलब है इसमें आपके जो भी संवेग होते हैं ना, जो संवेग होते हैं, डर होता है, भय होता है। यदि एक बच्चे को उसकी माँ से छीना जाता है या फिर डराया जाता है, यदि एक वाला को यदि दूध से भी जला दिया जाए, दूध से जल जाता है, तो वो दही भी फूंक फूंक करके पीता है। तो वो इस अवस्था में बहुत ज़्यादा होता है कि कुछ ऐसे डरावने यदि चित्र देखते, डरावनी ध्वनि निकल जाए तो उसको जिंदगी भर उस ध्वनि से डर लगता है। यदि एक व्यक्ति है, एक बालक है जो शैशवावस्था में है, वो ऐसे यदि आग से जल जाता है ना, तो फिर यदि वो आग देखेगा तो वो फिर बाद में भी डरता है। यदि एक बालक दूध से जल जाता है, दूध पीते हुए जल जाता है, तो बाद में फिर वो दही भी देखेगा ना, तो उसको हर एक सफ़ेद वस्तु जो होती है, सफ़ेद चीज़ जो होती है, उसको गर्म ही प्रतीत होती, तो उससे हमेशा वो दूरी बना के रखता है। ठीक है, तो शैशवावस्था जो एक ऐसी अवस्था है, सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील अवस्था है, वो कौन सी है? शैशवावस्था। और सबसे तीव्र विकास होता है इस अवस्था में। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जेंडर पक्षपात से।
जेंडर पक्षपात क्या होता है, इसमें लैंगिक मुद्दे आते हैं। आपसे पूछा जाता है जेंडर पक्षपात क्या है, तो लैंगिक मुद्दे हैं। एक तो जे ऑप्शन में मिल सकता है, एक पूछा जाएगा, आपको 2-4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें आपको लिखा होगा कि लड़कियों को खाना बनाना चाहिए, लड़कों को बाहर का काम करना चाहिए, लड़कियों को होम साइंस पढ़ना चाहिए, लड़कों को मैथ साइंस पढ़ना चाहिए, या फिर लड़कियों को इस चीज़ में वरीयता नहीं देनी चाहिए, लड़कों जैसे आंसू नहीं बहाने चाहिए, लड़कियों को इतना नहीं रोना चाहिए। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो लैंगिक पूर्वाग्रह से संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह, वहां पर आपको एक वर्ड मिलेगा लैंगिक पूर्वाग्रह, उस पर आप टिक कर दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में एक और क्वेश्चन, सिर्फ आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही मिलेगा, क्वेश्चन लिखा होगा उसमें इतना, जेंडर लिंग एक सामाजिक संरचना है। ये क्वेश्चन जो कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत बार जो क्या होता है गलत हो जाता है। आप उसमें क्या देते हैं, लैंगिक मुद्दे या फिर जेंडर जो है सामाजिक धारणा है। सामाजिक धारणा कैसी बन गई है कि एक सामाजिक संरचना है। देखो गॉड ने है, ईश्वर ने है अपन को सबको मनुष्य बनाया है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, चाहे वो गाय हो भैंस, मतलब इंसान बनाया है मनुष्यों को, ठीक है, मनुष्यों की क्या बनाया है, इंसान बनाया, और पशुओं को पशु बनाया। फिर लैंगिक जो जेंडर है, जो लिंग का जो निर्धारण है वो समाज में कर दिया गया है। समाज की संरचना जो है इतनी हो चुकी है, उसने कहा कि जे मेल है, जे फीमेल है, जे बालक है, जे बालिका है। तो जे सामाजिक संरचना है, क्या है, जो लिंग है, जेंडर है, वो कैसी संरचना है, सामाजिक संरचना, पहले से नहीं थी। जे भगवान ने तो सबको इंसान बनाया, अपन सबको, ठीक है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो, सबको एक ही दिया है, इंसान नाम दिया, क्या दिया है, इंसान दिया हो। इंसानियत के नाते सबका एक कर्तव्य होता है एक दूसरे की हेल्प करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो सामाजिक संरचना जो है, समाज में जो संरचना है, उसने इसको क्या कर दिया, जेंडर या लिंग में परिवर्तित कर दिया कि जे फीमेल है, जे मेल है, या फिर जे अदर बैकवर्ड, दूसरे भी लिंग है। जैसे कि एक और उसमें आपको अदर का भी ऑप्शन मिलता है, तो उनको भी एक नागरिकता मिल चुकी है जेंडर में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब होता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। और ये जो आपको जो नोट्स मिल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, जो कि खुद बनाए हुए हैं। वो क्यों बनाए हुए हैं, ये सब जानते हैं कि जो भी बच्चे सीटेट क्रॉस करते हैं या फिर जिनको केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करते हैं, तो वो अपने पर्सनल नोट बनाते हैं। उसी प्रकार से मैंने भी ये सभी के सभी नोट बनाए हुए हैं। इसमें नेक्स्ट जो है टॉपिक समाजीकरण। समाजीकरण क्या होता है, समाज के नियमों, संस्कृति, मानदंडों आदि के साथ समायोजन या अनुकूलन कर लेना ही समाजीकरण है। समाजीकरण के बारे में आपको सिर्फ 2-3 चीज ही आपको याद रखना है। पहला जो शब्द है वो है आपका अनुकूलन करना, मतलब समाज के साथ में मिल जाना, ठीक है। मानदंडों आदि के साथ समायोजन कर लेना, जो भी समाज के मानदंड होते हैं उनको फॉलो करना ही जरूरी नहीं है, उनके साथ में मिल जाना, ठीक है। सांस्कृतिक मानदंडों के साथ में मिलाप कर लेना या फिर उनको अपना लेना, ये क्या होता है, समाजीकरण। समाज में जो भी रीति रिवाज होते हैं, जो भी त्यौहार होते हैं, जिस प्रकार से मनाए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग समाज होता है, अलग अलग वहाँ पर त्यौहार होते हैं, अलग अलग वहाँ पर उत्सव मनाए जाते हैं, तो उनके हिसाब से ढल जाना ही क्या होता है, समाजीकरण। और उसी को क्या बोलता है, अनुकूलन भी बोला जाता है। तो समाजीकरण में आपको मतलब में समाज के अनुकूल हो जाना समाजीकरण कहलाता है। या फिर जैसे कि आप देखते हैं एक विद्यालय में है, वो बालक अलग समाज से आया है, उसकी भाषा अलग है, उसकी बोली अलग है, लेकिन वो बालक क्या है, अपनी क्लास में रहता है, सब कुछ सीखता है। वो एक शिक्षक जो है अलग अलग भाषा के जो बालकों को सिखाता है, पढ़ाता है एक ही कक्षा में। तो इसका मतलब क्या है, समायोजित कर लिया उन सबको, क्या है, समायोजित, सभी को एक साथ समायोजित कर लिया है, इसलिए ऐसा हो पा रहा है, ठीक है। तो समाजीकरण समझ गए। इसके बाद में आता है आपका बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या होता है, बहुभाषिकता या फिर भाषा विविधता भी पूछा जाता है। भाषा विविधता के बारे में या फिर बहुभाषिकता के बारे में यदि आपको कुछ पॉइंट मिले कि बहुभाषिकता के बारे में सही कथन है या फिर बहुभाषिकता के बारे में सत्य है या फिर सत्य नहीं है, तो सत्य कौन कौन से हैं वो 3 पॉइंट यहाँ पर देखिए। पहला जो पॉइंट है इसमें, संसाधन के रूप में, भाषा जो है संसाधन के रूप में काम करता है, और भाषा विविधता भी संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है। कैसे, यदि एक बालक जो है वो 2 भाषाएं या फिर 3 भाषाएं जानता है, तो उसको एक संसाधन के रूप में उपयोग करेगा। कहीं पर ऐसे बालक हो, कहीं पर ऐसे लोग होते हैं जो संस्कृत नहीं जानते हैं, जहाँ पर वो इंग्लिश के जरिए यूज कर सकता है। कहीं ऐसे होते हैं जहाँ हिंदी नहीं जानते, तो वहाँ वो इंग्लिश के जरिए बातचीत कर सकता है, संप्रेषण कर सकता है। तो बहुभाषिकता या फिर भाषा विविधता का मतलब एक ही है कि अलग अलग भाषाएं जानता है, 2-3 भाषाएं जानता है, 4 भाषाएं, 5, कितनी भी जान सकता है, तो वह एक संसाधन के रूप में काम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जितने भी आपको जो नोट्स में दिया है ऐसे शॉर्ट नोट है जे कि आपको इसको करने के बाद में आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा शिक्षा शास्त्र। तो संसाधन के रूप में काम करता है, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। जो बहुभाषिकता है और भाषा विविधता है, जो संज्ञानात्मक विकास जो होता है उसको बढ़ावा देता है। बच्चों के अधिगम में वृद्धि करता है, जो भी बालकों का अधिगम होता है, यानी बालकों को कुछ सीखना है। यदि कुछ बालक जो होते हैं, मान लो कुछ बालक गुजरात से, उनको गुजराती आती है लेकिन उनको क्या नहीं आती है, मराठी नहीं आती है। यदि वो महाराष्ट्र में जाके, मुंबई में जाके पढ़ते तो उनको जरूर क्या है, हिंदी। हिंदी तो सभी जगह है, और यदि हिंदी नहीं आती है तो वो भी नहीं कर सकते। तो हो सकता है इंग्लिश का आती हो तो इंग्लिश भी पढ़ा सकते हैं। तो हिंदी तो पूरे भारत की मानक भाषा है, तो हिंदी तो आती होगी, चाहे जो जौन सा भी टीचर हो उसको हिंदी आना जरूरी है, ठीक है, वो ज़रूरी होती है, सभी के लिए ज़रूरी होती है। तो हिंदी से सीख सकता है, और यदि गुजरात में पढ़ेगा तो गुजराती सीख सकता है। अब असम या फिर केरल साइड जाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा है, लेकिन उसको हिंदी आएगी तो ज़रूरी है कि वो बहुत अच्छा सीख सकता है, उसका जो अधिगम है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों के अधिगम में वृद्धि करता है कौन, बहुभाषिकता या भाषा विविधता। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक बालक है वो 2 भाषाएं जानता है, 3 भाषा जानता है, तो 2 भाषाएं जानने से उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, न कब उसको अधिगम में परेशानी होगी या फिर तो अधिगम में क्या है, सहायक होगी, वो परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, अधिगम में वृद्धि होगी, संसाधन के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में आपका पोर्टफोलियो क्या होता है और स्कैफोल्डिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, बच्चों को विकास में सहायक होता है, बच्चों की जो समस्याएं होती है उसमें उसको पता लगाने में सहायक होता है। बच्चों के जो प्रति उनका जो अधिगम जो अधूरा है या फिर जो बच्चे पिछड़े हुए हैं उनका पता लगा करके उनको सुधार करने के लिए सहायक होता है। कैसे सुधार होता है, कैसे उसमें सहायक होता है, वर्ष भर का जो लेखा जोखा होता है। यदि एक बालक है, स्कूल आता है, स्कूल से कितने समय जाता है, कैसा उसका व्यवहार है, किस प्रकार से उसकी स्टडी है, किस प्रकार से उसके मार्क्स आए हैं, वो किस प्रकार से उसका व्यवहार है बाकी छात्रों के साथ, घर में उसका किस प्रकार से व्यवहार है, इस सभी का जो लेखा जोखा है वो पोर्टफोलियो कहा जाता है। एक रजिस्टर में जो भी लिखा जाता है उसी को बोला जाता है पोर्टफोलियो। और जब भी किसी मान लो कोई बाहर का वो कोई चेकिंग करने वाला आता है या फिर मूल्यांकन करने वाले कोई से भी CSE आता है या फिर जो भी स्कूल में आते हैं वो उच्च अधिकारी आते हैं, तो एक बालक के बारे में ऐसा तो है नहीं कि वो पूरे साल भर बैठ करके उस पर बालक का अवलोकन करता रहे कि बालक कैसा है स्वभाव से, उसकी क्या क्या क्षमता है। तो उसका जो पोर्टफोलियो है उसके जरिए सब कुछ पता हो जाता है। मतलब 10 मिनट में उस बालक की पूरी ज़िंदगी की कहानी निकाल सकते हो आप, कि उसने पहली बार कक्षा में कितने % लिया है, उसने कौन कौन सा खेल उसको पसंद है, स्कूल में आने का समय कैसा है, और किस प्रकार से उसका आचरण कैसा उसका चरित्र है, लड़ाई झगड़ा करने का, किस प्रकार से खेल कूद में भाग लेता है, कौन कौन से खेल खेलता है, और कार्य करने में कैसा है, जो बच्चों के साथ में सामूहिक प्रतियोगिता में किस प्रकार से उसका प्रदर्शन रहा है। तो ये सब लेखा जोखा जो रखा जाता है वो काय में रखा जाता है, पोर्टफोलियो में रखा जाता है, और इसी को बोला जाता है पोर्टफोलियो। ये जो रजिस्टर होता है उसी को बोला जाता है पोर्टफोलियो। इसके जरिए बच्चों में क्या कमजोरी है, पहले बालक कहाँ था 1 साल पहले, अभी कहाँ पहुँचा है, उसने क्या क्या सीखा है, क्या क्या उसने गलती की है, उस गलती को सुधारा जा सकता है, मतलब उसका उपचार किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, सहारा देना या फिर ढांचा तैयार करना। जे स्कैफोल्डिंग शब्द किसने उपयोग किया है, इसके बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो शब्द जो प्रयोग किया गया किसने, वाइगोस्की ने किया। वाइगोस्की ने इसको सबसे पहले उपयोग किया है, इसने वाइगोस्की ने उपयोग किया स्कैफोल्डिंग शब्द को। स्कैफोल्डिंग होता क्या है, मान लो एक बालक है, एक अभी जब उसने एडमिशन लिया तब उसका किस प्रकार से व्यवहार था, वो कितना सीखा हुआ था, इसके बाद में 1 साल बाद कितना सीखा है, सहारा देने के बाद, सहारा देने के पहले उसकी क्या पोजीशन थी, वो क्या क्या कर पाता था अपने आप से, वो सहारा देने के बाद में क्या क्या करना, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही होता है, क्या होता है, स्कैफोल्डिंग होता है। बच्चे के समाजीकरण में भूमिका किस प्रकार से होती है, जो बालक होता है उसका समाजीकरण में किस प्रकार से भूमिका होती है, कौन कौन की भूमिका होती है। जैसे बालक का समाजीकरण आपको करना है तो किसकी भूमिका, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, या तो मुख्य मिलेगा, मुख्य भूमिका किसकी होती है, या फिर प्रथम भूमिका किसकी होती है। तो सबसे पहली भूमिका तो होती है उसके परिवार की, परिवार एवं पास पड़ोस है तो ऑप्शन में तो परिवार एवं पास पड़ोस सबसे नंबर 1 टॉप पे जो होता है वो होता है परिवार। मुख्य रूप से भूमिका किसकी होती है, परिवार की होती है, ठीक है। लेकिन यदि परिवार एवं पास पड़ोस ऑप्शन है तो परिवार एवं पास पड़ोस की होती है मुख्य भूमिका या फिर प्रथम भूमिका, ठीक। इसके बाद गौण भूमिका या फिर द्वितीय भूमिका। जे गौण ऐसी आपने देखा हो तो थॉर्नडाइक के जो नियम है उसमें भी मैंने बताया है कि मुख्य गुण कौन से होते हैं, उसके गौण नियम कौन कौन से होते हैं। तो मुख्य मतलब जो मुख्य रूप से होते हैं और उसके अंतर्गत जो आते हैं वो अलग हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं द्वितीय,
तो मुख्य जो है परिवार एवं पास पड़ोस है। गौड़ या फिर द्वितीयक समाजीकरण के रूप में जो भूमिका निभाते वो है विद्यालय एवं मीडिया। विद्यालय एवं मीडिया जो है द्वितीयक। आपको विद्यालय ऑप्शन मिलेगा, आपको पूछा जाएगा गौड़ समाजीकरण की भूमिका कौन निभाता है, या फिर बालक के समाजीकरण में गौड़ भूमिका कौन निभाता है, तो विद्यालय जिस ऑप्शन में हो उसमें आप कर दीजिए, विद्यालय एवं मीडिया हो तो दोनों को कर दीजिए। तो शारीरिक विकास सभी विषयों की पहली शर्त है। क्यों है पहली शर्त है? तो शारीरिक विकास सभी विकासों की पहली शर्त इसलिए कि एक बालक के यदि शारीरिक विकास अच्छे से होगा तो उनका मानसिक जो उसका मस्तिष्क है वो भी अच्छे से डेवलप होगा, उसके हर एक अंग जो है वो अच्छे से डेवलप होंगे, तभी जाकर के उसके सोचने समझने की क्षमता, उसके चलने की, उसके दौड़ने की, उसके लिखने की, उसके सुनने की। यदि उसका मान लो शारीरिक विकास अच्छे से नहीं है, कान का अच्छे से विकास नहीं हुआ है तो वो सुनेगा कैसे अच्छे से, यदि कान का अच्छे से विकास नहीं हो तो वो बोलेगा कैसे, यदि उसका पैरों का अच्छे से विकास नहीं हो तो चलेगा कैसे, हाथों का अच्छे से विकास नहीं हो तो हाथ के जो कार्य हैं वो कैसे करेगा। तो शारीरिक विकास जो है सभी विकासों की पहली शर्त होती है। यदि एक बालक का शारीरिक विकास अच्छा है तो उसके बाकी के विकास उसके जरिए और अच्छे होंगे, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। यदि शारीरिक विकास रुका हुआ है तो उसके अन्य विकास भी रुक सकते हैं। ठीक है, इसके बाद विकास के मुख्य आयाम कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको मिलेगा शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर संवेगात्मक विकास। ये सभी के सभी जो है विकास के मुख्य आयाम के रूप में माने जाते हैं। और सबसे ज़्यादा यदि बात करूँ तो शारीरिक विकास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में आपका सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और संवेगात्मक। संज्ञानात्मक जो विकास होता है इसमें आपका व्यवहारात्मक विकास भी आ जाता है। इसी के अंतर्गत आ जाता है कौन सा? व्यवहार। ठीक है, व्यवहारात्मक जो विकास होता है वो आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो इसको याद रखिए कि यदि आपको संज्ञानात्मक नहीं दिया है तो वहाँ पर आपको क्या दिया होगा? व्यवहारात्मक दिया होगा। तो ये विकास के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम होते हैं। इसके बाद में एक चीज़ और पूछी जाती है, समावेशी शिक्षा। ठीक है, समावेशी शिक्षा क्या होती है? जिस समावेशी शिक्षा में आपको 2-3 चीज़ें ऐसी याद रखने वाली, आप नोट डाउन कर लिए अपने रजिस्टर में, कि इसमें आपको जो भी शिक्षक होता है, जो भी समाज होता है, जो भी शिक्षा व्यवस्था होती है, उसमें किसी भी विद्यालय को किसी भी बालक की बगैर परीक्षा लिए हुए सभी बालकों को एक साथ, क्या है, एक साथ किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं लेनी है। किसी भी विद्यालय में दूसरे विद्यालय में जाने की सलाह नहीं देनी है, ना ही उनके माता पिता की परीक्षा लेनी है, ना ही बालक की परीक्षा लेनी है। यदि वो अंधा है, बहरा है, लूला है, लंगड़ा है, काना है, किसी भी प्रकार का बालक है, समावेशी शिक्षा कहती है कि उस बालक को आप जहाँ पर आपके 40 बच्चे बैठे हैं वहीं पर एक बच्चे को और बिठा लिए, 41वां बच्चा भी बिठा लिए, तब जाकर के वो समावेशी शिक्षा होगी कि जहाँ पर आपके सभी प्रकार के बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सके, वहाँ क्या होगी? समावेशी शिक्षा होगी। अब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे? इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक बालक जो है वो सुनने में उसको कमजोरी है या फिर देखने में उसको कमजोरी है, उसको प्रवेश कराने के लिए आपके विद्यालय में आप उसकी प्रवेश परीक्षा लेंगे, आप उसके माता पिता से बात करेंगे या फिर उसके माता पिता से चर्चा करेंगे, या फिर आप उसको सहानुभूति देंगे, या फिर आप उसको क्या है दूसरे विद्यालय में जाने के लिए सलाह देंगे, जहाँ पर क्या है जो बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ पर देखने या सुनने में समस्या होती है, तो उनके स्पेशल बच्चे जो कहे जाते हैं, इनके लिए एक अलग से विद्यालय होते हैं, अंधमुख विद्यालय होते हैं, वहाँ पर जाने की सलाह देंगे। तो कभी भी आपको दूसरे विद्यालय में जाने की सलाह नहीं देनी है, ना ही उसकी प्रवेश परीक्षा लेनी, ना ही उसके माता पिता की परीक्षा लेनी है। आपको करना सिर्फ एक वर्ड आपको याद मिले, एक शब्द मिलेगा आपको, उसके माता पिता से चर्चा करेंगे उसके संबंध में, या फिर उसको शिकायत नहीं करना है, ना ही उसको निकालना है, सिर्फ चर्चा करेंगे ताकि उसको बेहतर, उसको बालक को किस किस तरीके से घर में वो सुनता है, किस तरीके से वो घर में खाने पीने के मंगाता है, क्या क्या वो बोल सकता है, क्या क्या उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी समावेशी शिक्षा हो जाएगी। अब है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बालक, इसमें जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है इसमें बालक जो होता है केंद्र बिंदु होता है। शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? बालक होता है। बालक कैसा होता है? इसमें सहभागी होता है। जो शिक्षा होती है उसमें बालक सहभागी होता है। बालक क्या होता है? सक्रिय होता है। बालक स्वतंत्र होता है। बालक चिंता मुक्त होता है। बालक प्रसन्न होता है। बालक मुख्य भूमिका होती है बालक की। बालक प्रश्न पूछने वाला होता है। बालक स्व अनुशासित होता है। बालक सर्वांगीण विकास होता है बालक का। ठीक है, तो बालक की बात में ये सब शब्द लगा दीजिए। ये ऐसे शब्द हैं जो कि बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में आपको मिलेंगे। ऑप्शन मिलेगा आपको कि बाल केंद्रित शिक्षा की दृष्टि से सही है। तो बालक क्या होता है? शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है बाल केंद्रित शिक्षा में।
बालक क्या होता है, सहभागी होता है। मतलब में जो भी शिक्षा होती है उसमें उसका, यदि शिक्षक भर नहीं पढ़ाता है कि उसमें शिक्षक पढ़ाता है बालक बैठ के सुनता रहे, नहीं, वो बाल केंद्रित शिक्षा नहीं होती है। बाल केंद्रित शिक्षा ऐसी होती है जिसमें कुछ ना कुछ बालक भी, जितना शिक्षक इन्वॉल्व होता है उससे कहीं ज़्यादा बालक इन्वॉल्व होता है, बालक ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सक्रिय होता है बालक, ऐसा नहीं होता कि बालक आराम से बैठ के सुन रहे हैं, ठीक है, नहीं, बालक कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा होता है बाल केंद्रित शिक्षा में। स्वतंत्र होता है, मतलब वो अपने जो भी उसके विचार होते हैं, जो भी उसको कहना होता है, जो भी उसको प्रश्न पूछने हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, कुछ कुछ तोड़ता है, कुछ बनाता है, जो उसके लिए स्वतंत्र होता है। चिंता मुक्त होता है, किसी भी प्रकार की उसको चिंता नहीं होती है कि सर डांटेंगे या फिर बिगड़ जाएगा तो सर डांटेंगे। प्रसन्न होता है बालक, क्या होता है, प्रसन्न। मुख्य भूमिका होती है किसकी, बालक होती है, प्रश्न पूछने वाला। वो बालक जो होते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में हर एक प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। स्व अनुशासित बालक जो होते हैं स्वयं से अनुशासित होते हैं, उनको किसी प्रकार के बंधन में या फिर उनको डिसिप्लिन में नहीं रखा जाता। सर्वांगीण विकास होता है उसका, सभी प्रकार से उसका मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर एक प्रकार का विकास होता है। ये होती है बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। इसके बाद में होती है शिक्षक केंद्रित शिक्षक। क्या होती है, शिक्षक की भूमिका क्या होती है बाल केंद्रित शिक्षा में। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, जो शिक्षक होता है वो गौण भूमिका में होता है। मुख्य भूमिका तो होती है किसकी, बालक की होती है। गौण भूमिका या फिर द्वितीय भूमिका में रहता है शिक्षक, एक निर्देशक का कार्य करता है। इसको गाइड, इंग्लिश में आपको गाइड मिलेगा, मार्गदर्शक, मार्गदर्शक का कार्य करता है। एक आदर्श के रूप में होता है शिक्षक, क्या होता है, आदर्श के रूप में। शिक्षक सहायक के रूप में होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञानी होता है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि शिक्षक क्या कैसा होना चाहिए, तो मनोविज्ञान का ज्ञानी होना चाहिए। क्या है, मनोविज्ञान उसको आना चाहिए। यदि आप बालकों को पढ़ा रहे हैं तो बालकों के बारे में मनोविज्ञान का आपको ज्ञान बहुत जरूरी होता है, जो कि आप देख रहे हैं समावेशी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, स्केप फोल्डिंग होता है आपका, जो पोर्टफोलियो, ये सब चीज़ के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए एक शिक्षक का, ठीक है। तो शिक्षक कैसा होता है, गौण भूमिका में होता है, मार्गदर्शक होता है, निर्देशक होता है, सहायक होता है। एक चीज़ आपको ऑप्शन में मिल सकती है कि जो बालक को जो होता है सहानुभूति दिखानी चाहिए, तो सहानुभूति जो है वो आपको नहीं दिखानी है, किसी भी छात्र को सहानुभूति नहीं दिखानी है। ये आपको याद रखना, सहानुभूति आपको क्या करना है, ये जो सहानुभूति है उसको नहीं दिखानी है। सहानुभूति गलत वर्ड है, उसमें नेगेटिव वर्ड के रूप में आएगा, ठीक है, इतना याद रखिए, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे आगे शिक्षण साधन। शिक्षण साधन कौन कौन से है, तो शिक्षण साधन की बात करें तो श्रव्य साधन है, दृश्य साधन है, और दृश्य श्रव्य साधन है, और क्रियाकलाप साधन है। ये पहले मैं शिक्षण सामग्री के बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपको और डिटेल में देखना है तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो लिंक मिल जाएगी आपको, जो आपका बाल विकास है और हिंदी में दोनों ही बताया मैंने। तो रेडियो है और टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और रेडियो भी पूछा जाता है, जो ये क्या है, श्रव्य साधन के रूप में उपयोग किया थे। मैजिक लालटेन और मॉडल और चित्र, चित्र बहुत ज़्यादा पूछा था। चित्र और मॉडल, बहुत मॉडल में कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को कि ये दृश्य श्रव्य है, लेकिन मॉडल क्या है, सिर्फ दृश्य साधन है। जैसे कि आपको किसी भी मतलब में पुतले, किसी भी व्यक्ति के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है, तो आप उसका मॉडल ले लेते हैं। यदि आपको मान लो एक मेडिकल का स्टूडेंट है, उसको कान के बारे में अध्ययन करना है, तो किसी व्यक्ति का कान काट के तो नहीं पढ़ाएंगे ना शिक्षक के, उसका किसी व्यक्ति का कान काट दें, उसको दिखाएंगे कि इसमें इतनी हड्डी, इस टाइप की हड्डी जो होती है वो बीच में नहीं होती, ना अंदर होती ना बाहर होती, बीच में होती है, तो उसका कान काट देंगे तो बेचारा तो रोता रहेगा, एक साइड से बहरा ही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करते, उसका मॉडल लेके आते हैं। तो उसका कान के बारे में यदि बताना है तो उसके मॉडल के जरिए उसको खोल खोल के दिखाया था कि यहाँ पर जो हड्डी होती है बीच में होती है, जो पेट, पूरी बॉडी लेके आएंगे उसका मॉडल, तो उसमें पेट कहाँ होता है, कितनी उसमें आते होती है, हार्ट कैसे, हार्ट के 4 चैम्बर कैसे होते हैं, सबसे बड़ी हड्डी जो होती है, सबसे चमकने वाली हड्डी जो होती है, तो ये मॉडल के जरिए बताया जाता है, किसी व्यक्ति को काट पीट कर नहीं बताया जाता है ऐसा, ठीक है। इसके बाद में है दृश्य श्रव्य साधन। दृश्य श्रव्य साधन ऐसे साधन जो कि देख सकते हैं और सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दोनों चीज़ होती है, जैसे कि कंप्यूटर और टेलीविजन, दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस उदाहरण हैं। क्रियाकलाप साधन, भ्रमण और पर्यटन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक शिक्षक है या फिर शिक्षिका जो है वो छात्रों को भ्रमण पर लेके जाती है, या फिर संग्रहालय लेके जाती है, पुरातत्व स्थल लेके जाती है, या फिर पौधों का अवलोकन करवाने लेके जाती है, तो किस प्रकार का वो करवा रही है शिक्षण, तो क्रियाकलाप आधारित शिक्षण करवा रही है। कौन सा, क्रियाकलाप आधारित शिक्षण करवा रही है। इसके बाद में आप देखेंगे इसमें अक्षमताएं, अधिगम की जो अक्षमता होती है, डिसेबिलिटी जो होती है, इसके ऊपर मैंने एक ट्रिक की जो वीडियो बनाई थी, डिसलेक्सिया वगैरह, ये सब के सब ट्रिक के जरिए मैंने याद करवाया था। तो यदि आपको ट्रिक के बारे में देखना है तो वहाँ पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसकी भी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से देख सकते हैं।
यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ बताने वाला हूँ। पहली बात तो जैसे आपको जो बेसिक सी जानकारी पता हो, डिसलेक्सिया मतलब होता है पठन विकार, अलेक्सिया मतलब भी होता है पठन विकार। डिसलेक्सिया जो होता है वो कैसा होता है, जन्म से होता है, ठीक है। डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने से संबंधित विकार होता है। लेकिन यदि किसी किसी बालक को क्या हो जाता है, कभी कभी उसको कोई चोट वोट लग जाती है तो उसके कारण क्या होता है, वो हकलाने लगता है। तो मान लो उसके गले में कुछ हो गया, गले में इन्फेक्शन हो गया, उसको वेंटिलेटर पर रखा है बहुत दिन तक, उसको जीभ में इन्फेक्शन हो गया, गले में इन्फेक्शन हो गया, तो उसके जरिए क्या होता है, वो तुतलाने लगता है। तो वो जो विकार होता है वो क्या होता है, अलेक्सिया होता है। और जो जन्म से ही पढ़ने में समस्या है, जिसको पढ़ने की समस्या है, वो क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है। तो मैंने इसके लिए ट्रिक बनाई थी कि जब भी आपको पढ़ने जाना हो तो आप कैसे जाएंगे, लेग से जाएंगे, मतलब पैरों से जाएंगे, चल के। स्कूल तो आपके घर नहीं आएगा ना, तो आपको पैरों से चल के जाना पड़ेगा। मतलब आप जो लेग लेग मतलब क्या होता है, पैर, तो लेक्सिया वर्ड आएगा। तो डिसलेक्सिया और अलेक्सिया, ये दोनों वर्ड है। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया जैसे कि आपको लिखना है तो लिखने से संबंधित क्या है, ग्राफ बनाना, पेपर पर ग्राफ बनाएंगे, इसका मतलब आप लेखन कर रहे हैं, तो लेखन संबंधित है। अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया मतलब गामक कौशल, यदि आपके हाथ में कुछ चोट लग जाती है, किसी प्रकार की समस्या होती है, तो आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर। बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, खेलते हैं, उनके पैर में चोट लग जाती है, सिर में चोट लग जाती है, तो उनको रेस्ट किया जाता है। मतलब अभी वो खेल संबंधी जो कौशल है, दौड़ नहीं सकते, वो अभी लिख नहीं सकते, क्योंकि उनके हाथ में समस्या हो गई, पैर में समस्या हो गई। तो जो जन्मजात होती है वो क्या होती है, डिस्ग्राफिया, जिनको लिखने में समस्या होती है वो डिस्ग्राफिया होते हैं। उसी प्रकार से अप्रेक्सिया मतलब में प्रैक्टिस करते समय कुछ चोट वोट लग जाती है, उसके कारण वो नहीं खेल पाते या फिर वो कौशल नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होता है, अप्रेक्सिया कहलाता है। गामा कौशल आपको मिलेगा ऑप्शन में। अफेजिया, अफेजिया मतलब भाषा से संबंधित कोई यदि बेकार है, भाषा से संबंधित कोई त्रुटि है, तो वो क्या है, अफेजिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया तो आप जानते हैं कैलकुलेटर मतलब गणित का है, तो डिसकैलकुलिया हो जाएगा। डिसमॉर्फिया और डिस्थीमिया बहुत ज़्यादा, यदि कई बार डिसमॉर्फिया और डिस्थीमिया में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि सही कौन है। भ्रम और तनाव भी आपको पता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता डिस्थीमिया में क्या होता है, भ्रम होता है कि तनाव होता है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, मॉर्फिया, जैसे कि आप देखते हैं जनरली आप देखते हैं कि मान लो आप यदि कहीं नेचर पार्क घूमने गए हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपको पता है कि मोर मोर दिख गया आपको, ठीक है। तो मोर आपको दिख गया है, आपको भ्रम है कि जब मोर मेल है कि फीमेल है, आपको यही भ्रम रहता है। आज तक हमको तो आज तक पता नहीं चला है कि वो मोर है कि मोरनी है। ये क्या है, मोरपिया मतलब भ्रम हो गया। मोरपिया से आपको याद रखना है कि मोरपिया, यार माइंड में कुछ ना कुछ समस्या, भ्रम हो गया है। क्या हो गया, भ्रम हो गया। जो मोर है ना, वो मोर है कि मोरा है, ये पता नहीं है, तो क्या है, भ्रम हो जाता है। इस प्रकार से इसको याद रखना है कि मोरपिया जब भी आए आपको मोर याद रखना है। क्या मोर वर्ड मिल रहा है, मोर नाचता है, हमने देखा है मोर को नाचते, लेकिन वो मोर था या फिर मोरनी थी हमको पता ही नहीं है, तो ये क्या है, भ्रम बना हुआ है, ठीक है। तो इसको याद रखना, मोरपिया यानी कि भ्रम होता है। डिस्थीमिया यानी कि बहुत ज़्यादा तनाव है, किसी बात की कोई चिंता है तो उसमें बालक तनाव में आ जाता है, तो वो क्या है, डिस्थीमिया जो होता है उसमें क्या होता है, बालक को तनाव होता है। नेक्स्ट ये देखते हैं, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, दो शब्द हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। और इसको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको जिंदगी भर नहीं भूला। गणित में भी पूछा जाता है, आपका पर्यावरण में पूछा जाता है, बाल विकास में, हिंदी में, संस्कृत में, हर एक जो सब्जेक्ट होते हैं आपके, हर एक सब्जेक्ट में पूछा जाता है। निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है, जैसे यदि मैं बेसिक सी बात करूं, यदि मेडिकल साइंस से बात करूं, तो एक पेशेंट है, मतलब एक मरीज है, वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर क्या करेगा, उससे कुछ जांचें करवाएगा, उसकी बीमारी क्या है उसका पता लगाएगा, तभी तो उसके बारे में दवाई दे। पहले उसकी क्या करेगा, टेस्ट करेगा। और मतलब टेस्ट मतलब क्या होता है, परीक्षण करेगा। पहले उसका परीक्षण करेगा कि उसका पेट फूला है या नहीं फूला है, उसके चेहरे की सूजन कैसी है, उसकी जीभ में सूखापन है या फिर नहीं है, गले में छाले हैं या नहीं है, किस प्रकार की कोई समस्या है, तो सबसे पहले उसका परीक्षण करेगा। यानी कि कमियों का पता लगाए, त्रुटियां हैं यदि बालक, उसी प्रकार से शिक्षा में देखें, एक बालक है उसकी क्या कमियां हैं, उसकी त्रुटियां कौन कौन सी हैं, कठिनाइयों के बारे में पता लगाएगा, समस्याओं आदि का पता लगाना क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण होता है। यानी कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी त्रुटि कर रहा है बालक, जो भी कमियां कर रहा है, उन सभी का पता लगाना क्या कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। बिल्कुल एकदम से समझ में आ जाना चाहिए आपको, कभी नहीं भूलने वाला। जब भी किसी की समस्याओं के बारे में पता लगाना हो कि क्या समस्या है, क्या कठिनाई है, तो ये निदानात्मक क्या हो जाएगा, परीक्षण कहलाएगा। इसके बाद में उपचारात्मक क्या होता है, शिक्षण। उपचारात्मक परीक्षण नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण, ये अलग अलग वर्ड है। परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट करना, उसके बारे में समस्याओं का पता लगाना। उस शिक्षण का मतलब होता है
जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी त्रुटियाँ हैं, जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी समस्याएं हैं, इन सभी को दूर करना ही क्या होता है, शिक्षण कहलाता है। जैसे कि एक डॉक्टर ने देखा, एक पेशेंट को देख लिया कि उसको कौन सी बीमारी है, क्या क्या समस्या, और तो उसके हिसाब से उसने दवाइयाँ लिख दी, यानी उसका ट्रीटमेंट कर दिया, उसका उपचार कर दिया है। उसी प्रकार से जो भी शिक्षा, जो भी बालक को समस्याएं, जो भी त्रुटियाँ हैं, जो भी कठिनाइयाँ, जो भी समस्याएं हैं, उन सभी को दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो इसका क्रम यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण होगा, उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण होगा। ठीक है, उपरोक्त कमियों को दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। इतना समझ में आया। अब है व्यक्तिगत भिन्नता। वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो रहा है, लेकिन एक वीडियो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती हैं, सर्वप्रथम गाल्टन ने इसका अध्ययन किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन किसने किया था, गाल्टन ने किया था। कोटेड कोटेड। इसके बाद में कौन कौन सी भिन्नता होती है, शारीरिक विकास की भिन्नता होती है, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, उपलब्धियों में अंतर होता है, भाषा विकास में अंतर होता है, क्रियात्मक एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं में अंतर होता है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है, व्यक्तित्व की भी भिन्नता होती है। तो ये सब क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। अभिरुचियों तथा क्षमताओं में भी सबकी अलग अलग अभिरुचि है, अलग अलग सबकी क्षमता होती है, भिन्न भिन्न क्षमता होती है। ठीक है, इसके कारण क्या होते हैं, सबकी अलग अलग सोच होती है, सबके अलग अलग जो होती क्षमताएं होती है, इसके कारण क्या है। इसका जो कारण है आनुवांशिकता, इसका एक मुख्य रूप से कारण होता है, क्या होता है, आनुवांशिकता मुख्य रूप से कारण है, वातावरण है, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, परिपक्वन, राष्ट्रीयता, लिंग, आयु, बुद्धि, इन सभी का जो कारण है, जो भिन्नताएं होती हैं, कुछ बालक का आनुवांशिक गुण अलग होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, वातावरण सबके लिए अलग अलग होता है, सबकी आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है। देखो मुख्य रूप से यदि आपसे पूछा जाए तो ये दो, आनुवांशिकता और वातावरण सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आएंगे। ठीक है, यदि ये दो दिए हैं तो इसमें टिक कीजिए। इनके बाद में यदि सभी के लिए आए, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, परिपक्वन, परिपक्वन बहुत जरूरी है कि जो बालक कितना परिपक्व है उसके हिसाब से उसकी भाषा का विकास होगा, उसकी उपलब्धियां उसने हो, उसके उतना क्षमताओं का विकास हो जाएगा। तो परिपक्वन। राष्ट्रीयता क्या है, उसके हिसाब से जैसा उसके राष्ट्र में होगा उस प्रकार से। उसका लिंग क्या है, जिस प्रकार के कुछ बालक जो होते हैं, बालक और बालिकाओं में कई बार देखा होगा, यदि आप बाल विकास देखें तो उसमें आपको बताया मैंने कि कुछ उम्र ऐसी होती है कि जहाँ पर बालिकाओं का विकास बहुत जल्दी होता है, लेकिन लड़कों का उनसे देरी होता है। जैसे कि 12 से 13 वर्ष की उम्र जो होती है, वहाँ पर लड़कियों का विकास बहुत स्पीड में होता है, बहुत जल्दी मेच्योर होने लगती है। ठीक है, लेकिन लड़का जो होते हैं वो 13 से 14 साल में बहुत जल्दी स्पीड पकड़ते हैं विकास में। तो जो लिंग के ऊपर डिपेंड कर, आयु जो होती है, जिस आयु वर्ग में यदि बालक छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, मान लो शैशवावस्था में, तो वहाँ पर उनकी मानसिक क्षमताओं का विकास कम है उस समय। ठीक है, सोचने समझने के, अपने समस्या पहचानने की, समस्याओं को हल करने की क्षमता उनमें नहीं होती है। तो जैसे बड़े हो जाएंगे, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, वो सही प्रकार की क्षमताएं अर्जित करते जाएंगे। तो आयु भी इसकी प्रभावित करती है, और साथ ही साथ बुद्धि भी प्रभावित करती है। जिस प्रकार से इसको याद रखिए। आगे देखते हैं बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि के बारे में सिर्फ 2 क्वेश्चन 3 पूछे जाते हैं, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, तो मानसिक आयु बटे तैथिक आयु या फिर वास्तविक आयु। और एक और पूछा जाता है, एक और इसमें आ जाता है कालानुक्रम। कौन सी, कालानुक्रम। कालानुक्रम भी इसी में पूछा जाता है कि कालानुक्रम। तो तैथिक आयु, वास्तविक आयु या फिर कालानुक्रम आयु एक ही होती है, मानसिक आयु जो होती है वो अलग होती है। ठीक है, तो मेंटल एज, यदि आईक्यू की बात करें तो इंटेलिजेंस क्वांटेंट, या फिर एमए का मतलब क्या हो, मेंटल एज, और सीए का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज जो है, इसमें भी क्रोनोलॉजिकल, इसमें भी क्रोनोलॉजिकल, इसमें भी क्रोनोलॉजिकल। इन 3, जो हिंदी में 3 वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में आपको सीए मतलब में क्रोनोलॉजिकल एज ही मिलेगा। ठीक है, तो एमए बटे सीए इंटू 100 ये हो जाता है आईक्यू होता है, मानसिक आयु बटे तैथिक आयु गुणित 100 इसका सही सूत्र होता है। नेक्स्ट इसमें देखें इसकी बुद्धि लब्धि के बारे में कि बुद्धि लब्धि होती है कितने से कितने की होती है। तो जड़ बुद्धि की बात करें तो जड़ बुद्धि जो होती है 20 या 20 से कम यदि किसी की बुद्धि लब्धि है तो वो जड़ बुद्धि है। हीन बुद्धि मतलब 20 से 59 के बीच में यदि है तो क्या है, हीन बुद्धि है। मूढ़ बुद्धि का मतलब होता है 60 से 69 तक मूढ़ बुद्धि होता है। सीमांत मंद बुद्धि जो होती है 70 से 79 तक होता है। तो 80 से लेकर के 89 तक जो होता है वो मंद बुद्धि होती है। सामान्य बुद्धि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो 90 से लेकर के 109 तक जो बुद्धि लब्धि होती है वो क्या होती है, सामान्य होती है। श्रेष्ठ बुद्धि होती है 110 से 119 तक श्रेष्ठ है। अति श्रेष्ठ मतलब 120 से 139 तक। और प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं 140 से अधिक। लेकिन आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यदि आपसे प्रतिभाशाली के बारे में जे ऑप्शन नहीं दिया है
तो 130 ऑप्शन में आपको मिलेगा, या फिर 120 मिलेगा तो उससे अधिक होगा। लेकिन उस समय आपको जे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, श्रेष्ठ और अति श्रेष्ठ नहीं मिलेगा, तब जाकर के आप प्रतिभाशाली में कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं कि जो 120 से अधिक बुद्धि लब्धि वाला क्या होता है, प्रतिभाशाली होता है 130 से अधिक, जब आपको श्रेष्ठ और अति श्रेष्ठ ऑप्शन में ना हो तब। अब बात करें मूल्यांकन की। मूल्यांकन क्या होता है, ये भी टॉपिक ऐसा है कि हर एक सब्जेक्ट में पूछा। मूल्यांकन क्या होता है, एक तो होता है सतत मूल्यांकन और एक होता है व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन का मतलब होता है शैक्षिक मूल्यांकन। जो भी आपका शिक्षा में आप देखते हैं कि एक महीने बाद परीक्षा होती है, 3 महीने बाद परीक्षा होती है, 6 महीने बाद परीक्षा होती है, 9 महीने बाद परीक्षा होती है, जो कि शैक्षिक रूप से जो आपका मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, सतत मूल्यांकन होता है। और व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है आपका शैक्षिक के साथ साथ में सह शैक्षिक जो मूल्यांकन होता है कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं, कैसी आपकी ड्रेस है, कैसा आपका बातचीत करने का तरीका, कैसा आपका व्यवहार करते हैं, आपके सहपाठियों के साथ आपका कैसा व्यवहार है, किस प्रकार से आपको खेलों में रुचि है, किस प्रकार से आप जो प्रतियोगिता होती है उनमें भाग लेते हैं, किस प्रकार से आपके बात करने का तरीका, ये सब चीज़ों का मूल्यांकन जो होता है वो क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन। व्यापक जैसे कि सबसे ही उच्चारित होता है। व्यापक मतलब में कोई एक क्षेत्र नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ में आपके जीवन के हर एक पहलू का मूल्यांकन करना, आपकी वेशभूषा, आपका व्यवहार, आपका जो रहने का, आपके बैठने का, आपके आने का, आप शिक्षकों के साथ आदर करने का, बच्चों को संभालने का, यदि आपसे छोटे हैं आपसे बड़ों से बात करने का, लड़ाई झगड़े करने का, किस प्रकार से आपका व्यवहार रहा है, इन सभी का अवलोकन और उस मूल्यांकन ही क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। इसमें सब कुछ आ जाता है। और सतत मूल्यांकन में आपका सिर्फ शैक्षिक रूप से मूल्यांकन होता है कि आपने क्या क्या सीखा है, कितना सीखा है, पूरा डेटा लेट किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को जो जितना भी मैंने बताया इसमें सब जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया हो। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि आपका जो बाल विकास होता है, ठीक है, बाल विकास में आंधी तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जिस भी व्यक्ति का सही जवाब होगा उसका मैं कमेंट पिन कर दूंगा तो वीडियो के सबसे पहले शो होने लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।